नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। आज इस बुलेटिन में बात होगी मोदी सरकार को सोनिया गांधी की सलाह की, बिहार में कांग्रेस के जेडीयू को जवाब की, जानेंगे गुजरात में कांग्रेस के दावे से क्यों बेचैन हुई बीजेपी और रेलवे ने यात्रियों को क्या दी सौगात, और आखिर में बात संसद में होने वाले ऐतिहासिक बदलाव की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कर्नाटक में राज्यसभा चुनाव की तैयारियां तेज। जेडीएस से एचडी देवगौड़ा होंगे उम्मीदवार। बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए एरन्ना कडाडी और अशोक गस्ती पर लगाया दांव। 19 जून को राज्यसभा सीटों के लिए होगी वोटिंग। राज्य की 4 सीटों पर होने हैं चुनाव। कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया है टिकट। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को दी मंजूरी। जरूरी परियोजनाओं के लिए राज्य से करीब 12,000 श्रमिकों की होगी भर्ती। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर कसा तंज। कहा 69,000 शिक्षक भर्ती मामला यूपी में व्यापम जैसी गड़बड़ी। अगर इस मामले में नहीं हुआ न्याय तो कांग्रेस करेगी विरोध। जून के बाद भी जारी रह सकती है जनधन योजना। सरकार की ओर से 20 करोड़ महिलाओं के खाते में जमा होते हैं 500 रुपए प्रति महीने। मौजूदा हालात के बीच केंद्र सरकार ने शुरू की स्कीम। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 83 अंक और निफ्टी 25 पॉइंट ऊपर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। देश में दिन ब दिन स्वास्थ्य हालात किस कदर खराब हो रहे हैं ये हर कोई जानता है। बावजूद इसके सरकार अनलॉक मोड में आकर रियायतों का दायरा बढ़ा रही है, लेकिन शायद सरकार अब भी गरीब कामगारों की ओर ध्यान देना नहीं चाह रही है, जिसके चलते कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कामगारों की तकलीफों की ओर सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश की है। उन्होंने सरकार से मुसीबत के वक्त राजनीति छोड़कर कामगारों के हित के लिए मनरेगा जैसी स्कीम की मदद लेने की सलाह दी है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजीव जी, लेकिन उससे पहले एक नजर इस रिपोर्ट पर। देश में पहले जब मामले कम थे तो लोग ज्यादा डरे हुए थे, लेकिन अब जब देश में मामले बढ़ रहे हैं तो लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं। दिन ब दिन बढ़ते मामले सरकार की नींद उड़ा रहे हैं। बावजूद इसके छूट का दायरा बढ़ाया जा रहा है। वहीं विपक्ष लगातार मौजूदा मुसीबत के वक्त परेशानी झेल रहे लोगों की दिक्कतों को दूर करने के लिए सरकार को सलाह दे रहा है। जी हाँ, कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बार फिर सरकार को सलाह देते हुए मनरेगा योजना का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। एक अंग्रेजी अखबार में लेख के जरिए सोनिया गांधी ने कहा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना तर्कसंगत व्यवस्था परिवर्तन का शानदार उदाहरण है। इसने गरीब से गरीब व्यक्ति को भूख से बचने में सक्षम बनाया। ये तर्कसंगत है क्योंकि इस योजना से लोगों के हाथों में सीधे पैसा जाता है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ये बीजेपी बनाम कांग्रेस की बात नहीं है, लिहाजा मनरेगा जैसे ताकतवर प्रोग्राम का उपयोग कर सरकार देशवासियों की मदद करे। दरअसल ऐसा पहली बार नहीं है जब कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार को सलाह दे रही हो। मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत के दौर में कांग्रेस लगातार गरीब कामगारों को सीधे पैसे देकर मदद पहुंचाने की मांग कर रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी सरकार से गरीबों के हाथ में नकदी देने की मांग कर चुके हैं। अब सोनिया गांधी मनरेगा योजना का इस्तेमाल कर गरीब कामगारों की मदद करने की सलाह दे रही हैं। देखना होगा कि सोनिया की सलाह पर मोदी सरकार कितनी दिलचस्पी दिखाती है। अब रुख करते हैं राजीव जी का। राजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद मीनाक्षी। राजीव जी, यूपीए सरकार में आई मनरेगा योजना आज प्रवासी ग्रामीणों के लिए क्या मायने रखती है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। लॉकडाउन के दौरान जो लोग वापस गांव लौटे वो लोग मनरेगा के तहत ही अपना गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके मौजूदा सरकार मनरेगा को मजबूत करने को तैयार नहीं है। रोजगार पर इस तरह राजनीति करना कहां तक आप सही मानते हैं? जी मीनाक्षी, बिल्कुल सही सवाल है कि रोजगार के नाम पर राजनीति करना कितना सही है। हम सब पिछले 3 महीनों से देख रहे हैं कि मेहनतकश वर्ग कितने दर्द और कितनी तकलीफों से गुजर रहा है। ये सब इसलिए हुआ है मीनाक्षी क्योंकि सरकार ने जो भी फैसले लिए उनमें इस वर्ग की कोई चिंता नहीं की गई। इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया गया। और जब अब लाखों मजदूर सरकार की बेरुखी झेलते हुए अपने गाँव पहुंच गए हैं तो अब इन्हें सम्मान के साथ जीवन यापन का मौका देना एक बड़ी चुनौती है। यूपीए शासनकाल में लाई गई स्कीम मनरेगा इसमें काफी मददगार साबित हो सकती है, क्योंकि ये जमीनी स्तर पर मांग द्वारा संचालित और काम का अधिकार देने वाली योजना है। इसमें भारत के गांव में रहने वाले किसी भी नागरिक को न्यूनतम मजदूरी के साथ कम से कम 100 दिन काम दिए जाने की गारंटी सरकार देती है। अगर सरकार मनरेगा पर अपना बजट और दायरा बढ़ाती है तो इससे न केवल गरीब कामगारों का भला होगा बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। अप्रैल से बेरोजगारी का ग्राफ जिस तेजी के साथ मीनाक्षी बढ़ा है
उसे कम किया जा सकेगा। मनरेगा के तहत गांवों और कस्बों में निर्माण और विकास के बहुत से काम सरकार करवा सकेगी। पंचायतों का इसमें सशक्तिकरण होगा और सबसे बड़ी बात यह है मीनाक्षी की गरीब के हाथ में सीधे नकद आने से बाजार में नई जान आएगी। आज सोनिया गांधी ने अपने लेख में केंद्र सरकार को बिल्कुल सही सलाह दी है, जिस पर राजनीति से ऊपर उठकर सरकार को विचार करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वासियों का इलाज होगा। केजरीवाल सरकार ने जैसे ही ये फैसला लिया, उसका हर ओर विरोध शुरू हो गया। वैसे ये आदेश लागू भी नहीं हो पाया क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार के इस आदेश को पलट दिया। यानी दिल्ली में अब हर कोई अपना इलाज करवा सकता है। लेकिन केजरीवाल सरकार का फैसला क्या था जिस पर हुई राजनीति, उसे देखते हैं। मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत ने दिल्ली को बेहाल कर दिया है। दिन ब दिन मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, तो वहीं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की कमी ना हो, दिल्ली वासियों का ठीक से इलाज हो, इसके मद्देनजर रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया। केजरीवाल ने साफ कहा कि अब दिल्ली के प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वासियों का ही इलाज होगा। इसके साथ ही केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में जो केंद्र के अधीन आने वाले अस्पताल हैं, उनमें सभी का इलाज हो सकता है। यानी अब इस आदेश के बाद मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत से जूझ रहे बाहरी राज्यों के लोग दिल्ली में इलाज नहीं करा सकेंगे। दिल्ली स्वास्थ्य मंत्रालय ने सीएम केजरीवाल के ऐलान के बाद विस्तृत आदेश जारी किया है, जिसके तहत अगर आपको दिल्ली के अस्पतालों में इलाज कराना है तो आपको दिल्ली वाला होने का प्रमाण देना होगा। अस्पताल में इलाज कराने के लिए वोटर आईडी, करंट पासबुक, राशन कार्ड, पासपोर्ट, पानी का बिल, ड्राइविंग लाइसेंस या आयकर रिटर्न के कागजात में से कोई भी दस्तावेज दिखाकर इलाज करवा पाएंगे। हालांकि इन अस्पतालों में बाहर के लोगों के लिए भी ट्रांसप्लांटेशन, ऑन्कोलॉजी, न्यूरोसर्जरी जैसे स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट की सुविधा जारी रहेगी। लेकिन मौजूदा मुसीबत से जूझ रहे केवल दिल्ली वालों का ही अस्पतालों में इलाज होगा। दरअसल दिल्ली में आज से बॉर्डर भी खुल गए हैं, लिहाजा अब लोग दूसरे राज्यों से भी बेरोक टोक दिल्ली आ सकेंगे। ऐसे में अस्पतालों पर पड़ने वाले दबाव को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने ये फैसला किया है। अब केजरीवाल सरकार तो ये ऐलान दिल्ली वासियों के हित में बता रही है, लेकिन फिर भी इस फैसले पर सियासत गरमा रही है। राजनीतिक पारा तो फिलहाल बिहार में भी चढ़ा हुआ है। यहाँ विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों में तल्ख बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। जेडीयू ने एक बार फिर विपक्षी दल आरजेडी और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए उनके शासनकाल का हिसाब मांगा है, जिसका विपक्ष ने भी जोरदार अंदाज में जवाब दिया। बिहार में साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक तरफ रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल सभा करके बीजेपी का चुनावी शंखनाद किया, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने गरीब अधिकार दिवस मनाया। जबकि सूबे के मुखिया नीतीश भी पार्टी कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद कर रहे हैं। ऐसे में तल्ख बयानबाजी होना तो लाजमी है ही। इस बीच जेडीयू ने एक बार फिर विपक्षी दलों को घेरा है। बिहार सरकार में मंत्री नीरज कुमार ने कहा, जेडीयू 15 साल का हिसाब देने को तैयार है, लेकिन इससे पहले कांग्रेस 55 साल और आरजेडी 15 साल का हिसाब जनता को दे। मंत्री ने कहा, विपक्ष के नेता अपने गांव और बूथ पर जाएं, फिर विकास देखें। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर एनडीए की वापसी होगी। 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह इस बार फिर से विपक्ष का सूपड़ा साफ होगा। विपक्ष कौन सा चेहरा लेकर जनता के सामने जाएगा। इधर नीतीश के मंत्री विपक्ष से हिसाब मांग रहे थे, तो वहीं विपक्ष भी मैदान में आया और जेडीयू को उसके ही अंदाज में करारा जवाब दिया और साथ ही बीजेपी को भी आड़े हाथ लिया। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा, एनडीए सरकार ने 6 साल में ही लोगों को सड़कों पर ला दिया, साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। राठौर ने कहा, कांग्रेस से हिसाब मांगने से पहले पीएम मोदी ने जो 55 गड़बड़ियों का दोष सीएम नीतीश कुमार पर लगाया था, उसका जवाब दे। उन्होंने कहा, बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है और 2015 विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी बनाम महागठबंधन था, जिसमें बीजेपी हार गई थी। जब नरेंद्र मोदी हार गए तो नीतीश कुमार क्यों नहीं हार सकते। जनता ने मन बना लिया है कि इस बार महागठबंधन को जिताएंगे। अब जीत का दावा तो एनडीए और महागठबंधन दोनों की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन बिहार की जनता के मन में क्या है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब बिहार में तो कांग्रेस ने करारा जवाब देकर सत्ताधारी दल की बोलती बंद कर दी, लेकिन गुजरात में विपक्षी दल कांग्रेस को उसके विधायक ही एक के बाद एक टेंशन दे रहे हैं। मगर बावजूद इसके गुजरात कांग्रेस के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। विधायकों के पाला बदलने के बावजूद पार्टी का दावा है कि कांग्रेस राज्यसभा चुनाव में 2 सीटों पर जीत हासिल जरूर करेगी। तो कांग्रेस के दावे के पीछे क्या है वजह, इस रिपोर्ट में देखिए। 19 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में हलचल दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बीजेपी जहां 4 में से 3 राज्यसभा सीट जीतने के लिए सियासी दांवपेच आजमा रही है, तो वहीं कांग्रेस को उसके ही विधायक टेंशन देते नजर आ रहे हैं।
गुजरात कांग्रेस में एक के बाद एक विधायक त्यागपत्र सौंप रहे हैं, लेकिन फिर भी इससे पार्टी के हौसले पस्त नहीं हुए हैं। गुजरात कांग्रेस का दावा है राज्यसभा चुनाव में उसकी 2 सीटें आएंगी और इसके लिए उसे सिर्फ 1 वोट की दरकार है। हालांकि ये कैसे मुमकिन है, इसके बारे में पार्टी ने बताने से इनकार कर दिया है। गुजरात मामले के कांग्रेस इंचार्ज राजीव साटव ने बताया, हमें दूसरी सीट निकालने के लिए सिर्फ 1 वोट की जरूरत है। हम नंबर पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारी रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा, हम संख्या बल पर काम कर रहे हैं और बेकार नहीं बैठे हैं। आपको बता दें, 2017 में कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा में 77 सीटें जीती थी, लेकिन अब पार्टी की स्ट्रेंथ घटकर 65 रह गई है। मार्च से अब तक 8 विधायक कांग्रेस से त्यागपत्र दे चुके हैं। राज्यसभा चुनाव होने तक कांग्रेस ने अपने बाकी विधायकों को अंबाजी, वडोदरा और राजकोट भेज दिया है। नियमों के अनुसार गुजरात राज्यसभा की 1 सीट जीतने के लिए एक उम्मीदवार को सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के तहत 35 वोट की दरकार है। बीजेपी के पास अभी 103 विधायक हैं। राज्यसभा के लिए उसने अभय भारद्वाज, रमीलाबेन बारा और नरहरि अमीन को उम्मीदवार बनाया है। दूसरी ओर कांग्रेस से शक्ति सिंह गोहिल और भरत सिंह सोलंकी उम्मीदवार हैं। अब तक के गणित के लिहाज से बीजेपी सिर्फ 2 सीटें ही जीत सकती थी, लेकिन कांग्रेस के 3 विधायकों के त्यागपत्र के बाद अब चौथी सीट पर भी बीजेपी का पलड़ा भारी होता दिख रहा है। कांग्रेस अपने विधायकों की बदौलत अभी 1 सीट ही निकालती दिख रही है, यानी पहली वरीयता के आधार पर गोहिल को वोट मिलेंगे, लेकिन दूसरी सीट के लिए कांग्रेस की राह कठिन हो गई है। दूसरी सीट के लिए कांग्रेस की सारी रणनीति अब भरत सिंह सोलंकी की पैंतरेबाजी और उनके पिता माधव सिंह सोलंकी की अच्छी छवि पर निर्भर करती है, जो पूर्व सीएम भी हैं। ऐसे में अब कैसे कांग्रेस बीजेपी के ख्वाब पर पानी फेरकर 2 सीटों पर जीत हासिल कर पाती है, ये तो 19 जून को ही पता चल पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि तब तक सूबे की सियासत में समीकरण बनाने बिगाड़ने का खेल चलता रहेगा। राज्यसभा चुनाव को लेकर शुरू हुई सियासत तो अभी जारी रहेगी, लेकिन देखना होगा गुजरात में किसे राहत मिलती है। वैसे आज रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। दरअसल रेलवे टिकट बुकिंग और रिफंड को लेकर लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा है। अब रेलवे ने कैंसिल टिकट के रिफंड को लेकर यात्रियों को बड़ी सौगात दी है। इस रिपोर्ट में देखिए। देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए 22 मार्च से ही देश भर में सभी यात्री ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया था। रेलवे आज के समय में देश भर में 26 एसी और 200 स्पेशल ट्रेनों का ही संचालन कर रहा है। लॉकडाउन के बाद बंद सभी यात्री ट्रेनों में जिन यात्रियों ने रिजर्वेशन करवा रखा था वो कैंसिल हो गया। जिन यात्रियों ने ऑनलाइन टिकट बुक कराई थी उनका रिफंड तो कुछ समय बाद बैंक खाते में आ गया, लेकिन जिन यात्रियों ने रेलवे के काउंटर से अपने टिकट बुक करवाए थे उन्हें रिफंड मिलना 25 मई से शुरू हुआ। अब सेंट्रल रेलवे ने कैंसिल टिकट के रिफंड को लेकर यात्रियों को बड़ी सौगात दी है। सेंट्रल रेलवे के एक अधिकारी ने कहा, कैंसिल टिकट का रिफंड 30 जून तक नहीं बल्कि यात्रा की तारीख से अगले 6 महीने तक काउंटर से लिया जा सकता है। रेलवे की तरफ से यह बयान रेलवे काउंटर्स पर रिफंड को लेकर बढ़ी भीड़ को देखते हुए आया है। दरअसल इससे पहले सेंट्रल रेलवे ने ट्वीट कर कहा था, लॉकडाउन के दौरान रद्द की जाने वाली ट्रेनों के लिए टिकट का रिफंड 30 जून तक लिया जा सकता है। इसके लिए रेलवे ने ऑनलाइन और रेलवे काउंटर से रिफंड की सुविधा दी थी, लेकिन लाखों टिकटों के रद्द होने के कारण रेलवे के काउंटर पर रिफंड लेने वालों की भीड़ भी लगातार बढ़ रही थी। इससे स्वास्थ्य मुसीबत से बचने को लेकर जारी की गई गाइडलाइंस का उल्लंघन हो रहा था और सामाजिक दूरी का पालन नहीं हो पा रहा था। इसीलिए रेलवे ने अब साफ कर दिया है कि कैंसिल टिकटों का रिफंड यात्रा की तारीख के बाद 6 महीने तक लिया जा सकेगा। इसीलिए जल्दबाजी के चक्कर में यात्री रेलवे के काउंटर्स पर भीड़ न लगाएं। और बुलेटिन के आखिर में बात संसद में होने वाले ऐतिहासिक बदलाव की। मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत के बीच आम लोगों की जिंदगी में तो बदलाव देखने को मिल ही रहा है, लेकिन अब संसद में भी ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल सकता है। दरअसल मौजूदा स्वास्थ्य समस्या के बीच हर 6 महीने में सत्र का आयोजन कर संवैधानिक मर्यादा बनाए रखना जरूरी है। लिहाजा राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सत्र के आयोजन को लेकर नए फॉर्मूले पर मंथन कर रहे हैं। आखिर सदन में किस तरह का बदलाव देखने को मिल सकता है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। देश में बढ़ती मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत फिलहाल पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है और इसे स्वास्थ्य परेशानी के साथ संसद सत्र का आयोजन भी होना है। लिहाजा राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सत्र के आयोजन को लेकर फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक नए फॉर्मूले के तहत मॉनसून सत्र में सांसद आएंगे तो सही, लेकिन बारी बारी से। इस फॉर्मूले को लेकर कई पार्टियों से बात भी की गई है और कई पार्टियों ने इस पर सहमति भी जताई है। अगर ये फॉर्मूला मंजूर हो जाता है तो एक वक्त में दोनों सदनों में पार्टी की क्षमता के मुताबिक आधे या तकरीबन 1/3 सदस्य ही मौजूद रहेंगे। साथ ही सत्र संक्षिप्त होगा, जिसमें कोई भी विवादित बिल पेश नहीं किया जाएगा।
दरअसल सत्र आयोजन को लेकर ये नया प्रस्ताव है। पहले के 2 प्रस्तावों में लोकसभा सत्र सेंट्रल हॉल में और राज्यसभा सत्र लोकसभा चैम्बर में आयोजित करने की बात कही गई थी। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत लोकसभा सत्र विज्ञान भवन और राज्यसभा सत्र लोकसभा चैम्बर्स में होगा। मिली जानकारी के मुताबिक नए प्रस्ताव के तहत सांसद 1 दिन छोड़कर या फिर 3 दिन में एक बार संसद में मौजूद रह सकेंगे, यानी 1/3 सांसद एक खास दिन आएंगे और बाकी के अगले 2 दिन। इस सत्र के आयोजन का मकसद हर 6 महीने में सत्र के आयोजन की संवैधानिक जरूरत को पूरा करना होगा। आपको बता दें, पिछला सत्र 23 मार्च को समाप्त हुआ था, लिहाजा अगले सत्र का आयोजन 23 सितंबर से पहले होना जरूरी है। सामान्य तौर पर मानसून सत्र की शुरुआत जून के आखिरी या फिर जुलाई के पहले हफ्ते में होती है। देखना दिलचस्प होगा मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत के बीच सत्र का आयोजन समय पर हो पाता है या नहीं। फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।